दोस्तों, मैं हूँ आपकी पिंकी दीदी और मैं हूँ आपकी चिंकी दीदी। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कंप्यूटर शाला में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पिंकी, हमारे दोस्त हमेशा मजे में ही रहते हैं। अरे चिंकी, हमारे दोस्तों को ये तो बता कि ये कंप्यूटर शाला है क्या? दोस्तों, ये एक ऐसी कक्षा है जिसमें ना हमें पेन की जरूरत है, ना पेंसिल की, ना कॉपी की, ना ही किताबों की। बस हम, आप, कंप्यूटर और हमारे टीचर जी। हाँ दोस्तों, इन कक्षाओं में हम कंप्यूटर के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी जानेंगे और कंप्यूटर पे देखते ही देखते सीखेंगे कि इस पे कार्य कैसे किया जाता है। अरे वाह पिंकी, फिर तो इन कक्षाओं में सीखने का मजा कुछ और ही होगा। तो दोस्तों, चलिए हमारे साथ हमारी कंप्यूटर शाला। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते बच्चों, आ गए तुम लोग। मैं तुम्हारी कक्षा की ही तैयारी कर रही थी। तो चलो शुरू करें हमारी कंप्यूटर शाला। बच्चों, ये है हमारा कंप्यूटर। अरे मैडम जी, ये तो हमें पता है, इसे कंप्यूटर कहते हैं। इसके बारे में हमको सब कुछ सीखना है मैडम जी। हाँ बच्चों, यही सब सीखने तो तुम यहाँ आए हो। हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और आज हम इसकी उपयोगिता को ही जानेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में कंप्यूटर्स का उपयोग लगभग जीवन के सभी क्षेत्रों में हो रहा है। विभिन्न कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। चलो अब मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। कंप्यूटर का वर्णन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में किया जाता है जो कि गणितीय, तार्किक एवं लेखाचित्रीय परिचालन जैसी क्रियाएं कर सकता है। कंप्यूटर वह अत्यधिक तीव्र गणना करने वाली युक्ति है जो कि निर्देशों के आधार पर डेटा की प्रोसेसिंग कर उपभोगी को सूचना देती है। इसलिए इसे सूचना युक्ति अथवा डेटा प्रोसेसिंग युक्ति भी कहते हैं। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो कि हमें तीव्र गति से डेटा प्रोसेस कर सूचना देती है। इसकी भंडारण क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें जटिल अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं संभव हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित ऑपरेट मशीन है और इसके परिणाम सटीक होते हैं। मैडम जी, ये डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? डेटा प्रोसेसिंग, चलो पहले प्रोसेसिंग शब्द को समझते हैं। अच्छा, यह बताओ कि जब तुम्हें कोई कार्य दिया जाता है तो तुम उसे कैसे करते हो? मैडम जी, पहले हम उस कार्य को कैसे करें इसके बारे में सोचते हैं, फिर उस कार्य को करते हैं। बिल्कुल ठीक। उसी तरह से कंप्यूटर भी दिए गए निर्देशों को स्टोर कर उनके अनुसार डेटा पर कार्य करता है। इसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग एक सिस्टम है जिसमें कि कंप्यूटर डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। निर्देशों के अनुसार डेटा पर कार्य कर सूचना प्रस्तुत करना ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। समझे तुम लोग? जी मैडम जी। डेटा प्रोसेसिंग के लिए डेटा को स्टोर करना, गणितीय गणनाएं जैसे जोड़, गुणा, भाग आदि, तार्किक गणनाएं आदि कंप्यूटर बड़ी तीव्र गति से करता है। मैडम जी, क्या विश्व के सारे कंप्यूटर हमारे इस कंप्यूटर जैसे ही दिखते हैं? नहीं बच्चों, कीमत एवं आकार के आधार पर विभिन्न कंप्यूटरों को वर्गीकृत किया जाता है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एवं सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में साइज में बड़े एवं अत्यधिक भंडारण क्षमता वाले एवं तीव्र प्रोसेसिंग गति वाले होते हैं। मेन फ्रेम में एक से ज़्यादा केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाइयाँ होती हैं और इनकी गति सैकड़ों मिलियन ऑपरेशन प्रति सेकंड होती है। दुनिया के सबसे बड़े एवं तेज गति वाले कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स में एक से अधिक प्रोसेसरों द्वारा समानांतर प्रोसेसिंग होती है। मैडम जी, ये हमारा कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? बच्चों, यह एक पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा प्रयोग करने योग्य बनाया गया है। पर्सनल कंप्यूटर को दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है, स्थिर
और पोर्टेबल कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को डेस्क या टेबल पर ही रखा जाता है, इसलिए इन्हें स्थिर कंप्यूटर माना जाता है। लैपटॉप छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। चलो मैं तुम्हें अपना लैपटॉप दिखाती हूँ। लैपटॉप छोटे आकार के होते हैं एवं इनका वजन कुछ किलोग्राम ही होता है। कैसा लगा मेरा लैपटॉप? अरे वाह मैडम जी, बहुत अच्छा। आधुनिक लैपटॉप्स को उनके छोटे आकार के कारण नोटबुक कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। मैडम जी हमें बताइए ना, इस कंप्यूटर को कैसे खोलते हैं? हाँ मैडम जी, हमें इसे खोलना और बंद करना बताइए ना। हाँ बच्चों, बताती हूँ। चलो पहले इसे बंद करते हैं। यहाँ दिख रहे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके शटडाउन पर क्लिक करना है। इसे ओके करने पर यह बंद हो जाएगा। समझे? जी मैडम जी। देखो, कैबिनेट पे लगे इस बटन को दबा के कंप्यूटर को हम फिर से चालू करते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप लोड हो जाता है। कंप्यूटर की इस प्रक्रिया को कंप्यूटर का बूट होना कहते हैं। मैडम जी, अभी आपने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के कार्य को आयोजित और नियंत्रित करता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह जांच करता है कि क्या कंप्यूटर के सभी पार्ट ठीक से काम कर रहे हैं। इन सब के सफलतापूर्वक जांच के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़ 95, विंडोज़ NT, XP आदि ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के साथ अंतक्रिया या संपर्क करते हैं। बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि के बारे में हम आगे की कक्षा में विस्तार से बात करेंगे। अभी स्क्रीन पे देखो, हमारे कंप्यूटर में विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके लोड होते ही यह स्क्रीन दिखाई देती है। तो बच्चों, यहाँ तक समझ आया तुम्हें? जी मैडम। तो चलो बताओ, कंप्यूटर को बूट करने का क्या अर्थ होता है? मैडम जी, कंप्यूटर को बूट करना मतलब उसे स्टार्ट करना। नहीं नहीं पिंकी, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने की प्रक्रिया को कहते हैं बूट होना। तो अरे पिंकी चिंकी, तुम दोनों ही सही हो। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप लोड हो जाता है। कंप्यूटर की इस प्रक्रिया को ही कंप्यूटर का बूट होना कहते हैं। अब देखो, चूंकि कंप्यूटर पे कई यूज़र काम करते हैं तो गोपनीयता और सुरक्षा बरतने के लिए सभी यूज़र का कंप्यूटर पे अपना अपना यूज़र नेम एवं पासवर्ड होता है। किसी भी यूज़र को कंप्यूटर पर काम शुरू करने के लिए लॉगिन करना पड़ता है। मैडम जी, लॉगिन का मतलब? लॉगिन करना मतलब कंप्यूटर पर अपना नाम एवं पासवर्ड डालकर डेस्कटॉप खोल कार्य शुरू करना। लॉगिन करने पर ही कंप्यूटर को उपयोगकर्ता का पता चलता है और उपयोगकर्ता की दी हुई सेटिंग्स के अनुसार उसका डेस्कटॉप प्रकट होता है। कीबोर्ड पर लगी कंट्रोल, ऑल्ट एवं डिलीट की को एक साथ दबाने पर यह लॉगिन स्क्रीन आती है। यहाँ अपना नाम एवं पासवर्ड डालकर कार्य शुरू किया जाता है। आया समझ? जी मैडम जी। मैडम जी, ये पासवर्ड ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? पासवर्ड गोपनीय अक्षरों की श्रृंखला है जो कंप्यूटर को अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से बचाने में मदद करता है। इस पासवर्ड बॉक्स में जो भी अक्षर डालेंगे वे स्टार या डॉट के रूप में प्रकट होते हैं। मैडम जी, हमें कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ बच्चों, चलो अब कंप्यूटर के इतिहास को ही जानते हैं। बच्चों, वर्षों पूर्व एबेकस का गणना करने हेतु उपयोग होता था। सन 1642 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेजी पास्कल ने पहला यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। समय के साथ कंप्यूटर में इस्तेमाल तकनीक में परिवर्तन आता गया। इसका आकार छोटा होता गया और इसकी क्षमता कई गुना बढ़ती गई। प्रथम द्वितीय पीढ़ी के मिली माइक्रो सेकंड की गति से आज कंप्यूटर नैनो एवं पिको सेकंड की गति पे पहुंच गया है।
पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा को भंडारित करने हेतु जैव तकनीक का इस्तेमाल प्रस्तावित है। तो बच्चों, कैसा लगा तुम्हें कंप्यूटर का इतिहास? मैडम बहुत रोचक। तो चलो अब इस रोचक जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और मैं तुम्हें बोर्ड पर कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियों को विस्तार से समझाती हूँ। यहाँ हमने पांचों पीढ़ियों को दर्शाया है। यह प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ पीढ़ी एवं पंचम पीढ़ी। इन पीढ़ियों को हमने विभिन्न राशियों के हिसाब से दर्शाया गया है। जिन राशियों के हिसाब से हम इन पीढ़ियों को दर्शा रहे हैं वे हैं सन, हार्डवेयर अवयव, प्रत्येक क्रिया में लगने वाला समय, आगम निगम युक्तियाँ, मुख्य भंडारण, प्राथमिक मेमोरी, गति, भाषा, स्थान एवं इनके उदाहरण। आओ अब देखते हैं कि अलग अलग पीढ़ियों में कैसे कंप्यूटर का विकास होता गया। प्रथम पीढ़ी 1991 से 1958 के बीच आती है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1958 से 1964 के बीच आते हैं। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1971 के बीच रखी जाती है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 1985 के बीच आते हैं और इसके बाद शुरू होती है पंचम पीढ़ी। बच्चों, आज हम पांचवी पीढ़ी में ही हैं। पहली पीढ़ी में गणना करने हेतु निर्वात नलिकाओं का उपयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात नलिकाओं के स्थान पर प्रोसेसिंग अवयव के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हुआ। बच्चों, ट्रांजिस्टर का साइज निर्वात नलिकाओं के तुलना में कई गुना कम एवं सस्ता होता था। ट्रांजिस्टर के खराब होने की गति निर्वात नलिकाओं की तुलना में कम होती है। तृतीय पीढ़ी में एकीकृत परिपथ का विकास हुआ। परिपथ अर्थात सर्किट। एकीकृत परिपथ वह परिपथ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक अवयव एक ही इकाई पर उपलब्ध हों, अर्थात एक ही सिलिकॉन चिप पर उपलब्ध हों। बच्चों, चौथी पीढ़ी में बहु एकीकृत परिपथ का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस पीढ़ी में ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ और पांचवी पीढ़ी में अति बहु एकीकृत परिपथ माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। इन हार्डवेयर अवयव के कारण इनकी प्रत्येक क्रिया की जो गति है वह भी अलग अलग हो गई। 10,000 नैनोसेकंड प्रथम पीढ़ी में, इसी के विपरीत 3,000 नैनोसेकंड द्वितीय पीढ़ी में, 5 नैनोसेकंड तृतीय पीढ़ी में और चतुर्थ पीढ़ी में 1 नैनोसेकंड। आज पंचम पीढ़ी में 0.3 नैनोसेकंड में एक क्रिया संभव है। प्रथम पीढ़ी में आगम निगम युक्तियों के रूप में पेपर टेप, पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। द्वितीय पीढ़ी में स्कैनर का भी आविष्कार हुआ। तृतीय पीढ़ी में फ्लॉपी एवं ऑप्टिकल डिस्क इस्तेमाल होने लगी और चतुर्थ पीढ़ी में मॉनिटर, प्रिंटर का इस्तेमाल शुरू हुआ। पंचम पीढ़ी में शब्द पहचान सिस्टम का उपयोग होता है। प्रथम पीढ़ी में मुख्य भंडारण क्षमता है 10 KB अर्थात 10 किलोबाइट। द्वितीय पीढ़ी में यही मुख्य भंडारण क्षमता बढ़कर हो गई 100 किलोबाइट। तृतीय पीढ़ी में 1 मेगाबाइट और चतुर्थ पीढ़ी में 10 मेगाबाइट। आज पंचम पीढ़ी में हम 32 मेगाबाइट से 128 मेगाबाइट पर पहुंच चुके हैं। प्रथम पीढ़ी में प्राथमिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल होता था। द्वितीय पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल होता था। तृतीय पीढ़ी में आई सेमीकंडक्टर मेमोरीज। यही मेमोरीज चतुर्थ पीढ़ी में और आज भी इस्तेमाल होती हैं। बच्चों, आज हम नैनो एवं पीको सेकंड पर पहुंच गए हैं, लेकिन एक समय था जब गति को मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में मापा जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देश मशीन अथवा असेंबली भाषा में लिखे जाते थे। प्रथम पीढ़ी में मुख्य बोर्ड पर तारों को व्यवस्थित करके निर्देश दिए जाते थे। द्वितीय पीढ़ी में
प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे फोर्ट्रैन, कोबोल एवं ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। तृतीय पीढ़ी में बेसिक, एल्गोल जैसी भाषाओं का विकास हुआ। चतुर्थ पीढ़ी में सॉफ्टवेयर पैकेजेस का विकास हुआ और ढांचागत प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ। इस पीढ़ी में DBMS जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत का विकास हुआ और आज पंचम पीढ़ी में C++, जावा आदि उच्च स्तरीय भाषाओं के साथ साथ क्वेरी लैंग्वेजेस का उपयोग होता है। प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटरों का आकार काफ़ी अधिक होता था, इसलिए इन्हें रखने के लिए काफ़ी अधिक स्थान की आवश्यकता होती थी। तृतीय पीढ़ी में एकीकृत परिपथ का इस्तेमाल होने लगा और इससे कंप्यूटर का साइज काफ़ी कम हो गया, इसलिए काफ़ी कम स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। चतुर्थ पीढ़ी में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को डेस्क या टेबल पर ही रखा जा सकता है और आज पंचम पीढ़ी में हम लैपटॉप्स, नोटबुक, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि काफ़ी कम जगह की ज़रूरत होती है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत छोटा होने के कारण इन्होंने बहुत अधिक ख्याति पाई है तथा इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, विज्ञान, तकनीक, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में हो रहा है। इनके उदाहरण हैं मोटोरोला एवं इंटेल। प्रथम पीढ़ी में IBM 701, यूनिवैक जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था। इसी तरह से यह द्वितीय और तृतीय पीढ़ी के उदाहरण हैं। वैज्ञानिक यह महसूस कर रहे हैं कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथों के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास होगा और उनका आकार और कम होगा। मैडम जी, ये एकीकृत परिपथ क्या होता है? परिपथ अर्थात सर्किट। एकीकृत परिपथ वह सर्किट है जिसमें कि सभी इलेक्ट्रॉनिक अवयव एक ही इकाई पर उपलब्ध हों, अर्थात एक ही सिलिकॉन चिप पर उपलब्ध हों। बच्चों, आज हमारा कंप्यूटर नैनो एवं पिकोसेकंड की गति से काम करता है, लेकिन एक समय था जब कंप्यूटर की गति को मिली एवं माइक्रोसेकंड में मापा जाता था। तृतीय पीढ़ी में एकीकृत परिपथ का विकास होने के कारण कंप्यूटर का साइज काफ़ी छोटा हो गया, इसलिए इनको रखने के लिए काफ़ी कम स्थान की आवश्यकता होती थी। चतुर्थ पीढ़ी में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आए, जिससे कि हम कंप्यूटर्स को डेस्क या टेबल पर ही रख सकते हैं। पंचम पीढ़ी में हम आज लैपटॉप्स, नोटबुक, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें रखने के लिए काफ़ी कम स्थान की आवश्यकता होती है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत कम होने के कारण इन्होंने बहुत अधिक ख्याति पाई है और इनका उपयोग हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में जैसे तकनीकी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में हो रहा है। तो बच्चों, यह था कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ यह तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो अब मैं तुम्हें आगे बताती हूँ। बच्चों, तुमने मेरा लैपटॉप देखा था ना? हाँ मैडम। कितना छोटा एवं हल्का था। आने वाले समय में कंप्यूटर इससे भी छोटे और हल्के होंगे, लेकिन उनकी गति कई अधिक होगी। आजकल कंप्यूटर का उपयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में हो रहा है। सॉफ्टवेयर के रूप में कृत्रिम बुद्धि पर आधारित जैविक परिपथों का विकास हो रहा है। इससे मानव की ही भांति कंप्यूटर भी डेटा की प्रोसेसिंग कर पाएगा। अरे वाह मैडम, क्या ऐसा सच में संभव होगा? हाँ बिल्कुल बच्चों, आज हमारी पढ़ाई यही खत्म करते हैं। अच्छा मैडम जी, वैसे भी आज हमने काफी कुछ सीख लिया। लेकिन मैडम जी, हमारी अगली कक्षाओं का विषय क्या होगा? अगली कक्षा में मैं तुम्हें कंप्यूटर के भागों के बारे में बताऊंगी। ठीक है? जी मैडम जी। दोस्तों, हमें पता है कि आपको मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अभी कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारी हम रुचि मैडम से अगली कक्षाओं में सीखेंगे। तो दोस्तों, अब मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में। नमस्कार।